चैप्टर 15 कल्कि ने किया किस। आध्या जी रुद्र और आदित्य जी का अच्छे से वेलकम करती है। आध्या जी का फ्रेंडली नेचर देखकर रुद्र और आदित्य जी भी बहुत खुश होते हैं। जैसे ही रुद्र और आदित्य अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर वह चौंक जाते हैं। हॉल के ठीक बीचों बीच एक मंडप सजा हुआ था। मंडप के अंदर पंडित जी बैठे हुए थे। रुद्र अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाता है और आध्या जी से बोल, आंटी आज किसी की शादी है क्या? अब आगे। आदित्य जी रुद्र को कोई जवाब देती उससे पहले ही रोमन की आकर बोले, आज हमारी बेटी की शादी है यंग मैन, और हमें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वह शादी करके अपने हस्बैंड के साथ आएगी। हो सकता है कि वह आपके भाई को झूठ मूठ का हस्बैंड बनाकर ले आए, इसलिए मैंने सोच लिया है वह अपने हस्बैंड के साथ आएगी तो हम उसकी शादी अपनी आंखों के सामने करवाएंगे। आदित्य जी खड़े होकर रोमिल जी से हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। उनकी इस हरकत पर रोमिल जी हंसते हुए बोले, अरे आदित्य जी, अब हम समझे हैं तो यह हाथ जोड़ना बंद कीजिए और सीधा जाकर मेरे गले लग जाइए, क्योंकि आज से हम एक रिश्ते के साथ साथ एक नई दोस्ती में भी बंधने वाले हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपके बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझता हूं कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से हो रही है। आध्या जी आगे आकर रोमिल जी को देखती है तो रोमिल अपनी आंखें ब्लिंक कर देती है। ये आपका बड़पन है रोमिल जी कि आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, और भाग्यशाली तो हमारा बेटा है जिसे रीवा बिटिया अपना रही है। उनके आने से घर में एक रौनक आ गई है। आध्या जी आदित्य जी के हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब रोमिल सही बोल रहे हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली है जो हमारी बेटी एक देवता के यहाँ जा रही है। रुद्र को आध्या और रोमिल जी का स्वभाव समझ में नहीं आ रहा था। रुद्र अपना सिर खुजलाकर बोला, आंटी अंकल आप पापा को पहले से जानते हैं? आध्या जी रुद्र के सिर पर हाथ फेर कर बोली, हाँ बेटा, शायद आपके पापा हमें भूल गए हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं भूले और आप हमें माँ पापा कहकर बुलाए। आदित्य आध्या और रोमिल को कंफ्यूज होकर देख रहे थे। वह तो उनसे पहली बार मिल रहे थे, लेकिन आध्या जी ऐसा क्यों बोल रही थी जैसे वह आदित्य को बहुत पहले से जानती है। एक सर्वेंट आकर बोला, मैम अश्वथ आहूजा अपने पेरेंट्स के साथ आ गए हैं। रोमिल आध्या से रुद्र और आदित्य का ख्याल रखने की बोल अश्वथ का वेलकम करने चले जाते हैं। गेस्ट्स का आना शुरू हो गया था। रैबिट रुद्र से बोली, चलो मैं तुम्हें घर दिखाकर लाती हूँ। ये तुम्हारा घर है जो मुझे तुम होम टूर करवाओगी। कभी अपनी शक्ल टूर भी कर लिया करो। तुम्हारी नाक अभी तक वही टिकी हुई है, थक गई होगी। थोड़ा उसे घुमा लाओ। रुद्र चीड़ कर बोला, है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकते क्या, मिस्टर होने वाले हस्बैंड? रैबिट भी चढ़कर बोली, मुझे हस्बैंड कहना बंद करो। मैं तुम्हारा कोई होने वाला हस्बैंड नहीं हूं। मेरी चॉइस भी इतनी खराब नहीं है, समझी? मैं कल्कि को फोन करके आता हूं। वो कहाँ रह गया? बहुत देर हो गई उसे, अभी तक आया नहीं, बोलकर रुद्र निकल जाता है। रोमिल और आध्या के सभी रिलेटिव भी आ चुके थे। रोमिल प्रतीक आहूजा और प्रतिज्ञा आहूजा का सेहत कर बोले, हेलो प्रतीक, कैसे हो मेरे यार? तुमने आने में इतनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नमस्ते भाभी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं अच्छी हूँ रोमी, मेरी बच्चे की शादी है, मुझे तो आना ही था। अगर इतने सालों से उसकी शादी का इंतजार जो कर रही थी, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ होता तो मैं रीवा शादी उससे ही करवाती। आध्या और मेरी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती। प्रतिज्ञा थोड़ी मायूस होकर बोली। प्रतिज्ञा की बातें सुनकर अश्वथ अंदर ही अंदर जल भुज जाता है। अश्वथ अपने मन में बोला, इस बुढ़िया को मैं दिखाई नहीं देता क्या? मुझे क्या खुद का पिंडदान करने के लिए गोद लिया है? मेरे साथ उसे रीवा की शादी करवाकर भी तो यह अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती थी, लेकिन नहीं, सिर्फ नाम का बेटा हूं इसका। प्रतिज्ञा की बातों का जवाब देते हुए रोमन बोला, प्रतिज्ञा, मैं भी चाहता था हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, अब होनी को कौन ही टाल सकता था। मैं अश्वथ की शादी रीवा से करवाना चाहता था।
लेकिन रीवा अश्वथ से शादी नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने भी उसे बोल दिया अगर वह आज 10 बजे तक अपने हस्बैंड के साथ यहाँ नहीं आएगी तो उसे मेरी चॉइस के साथ शादी करनी पड़ेगी। रोमिल की बातें सुनकर अश्वथ के दिमाग में एक आइडिया आता है। अश्वथ कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। अश्वथ भीड़ भाड़ से दूर बाहर बरामदे में चला जाता है। वहां बिल्कुल भी शोर नहीं था और आसपास भी कोई नहीं था। अश्वथ अपना मोबाइल निकालता है। एक नंबर डायल करने के बाद बोला, सुनो, उस रोमिल मलिक की लड़की कुछ ही देर में यहाँ पहुंचती होगी। तुम्हें बस एक काम करना है, उस लड़की के साथ आए एक लड़के को गायब करना है। तुम उस लड़के के साथ कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन लड़की को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें उस लड़की की फोटो भेज रहा हूं। अश्वथ फोन रख एक गहरी सांस लेकर बोला। अश्वथ आहूजा जिस चीज को चाहे उसे पाकर रहता है। दूसरी तरफ कल्कि का घर। देखो रीवा, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। कल्कि अपनी सांसें रोककर बोला, कुछ ही देर में मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। तुम मेरे साथ गलत करो या अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर शादी की बात भी तो हमें यही सब करना है ना, तो अभी क्यों नहीं? रीवा कल्कि के एकदम नजदीक आकर बोली। रीवा, मुझसे थोड़ा दूर रहो, मुझे छुओ मत, मेरी पेंट वापस करो। तो तुम लड़कियों की तरह क्यों बिहेव नहीं करती? आह रीवा, मेरे नजदीक मत आओ, कल्कि अपने कदम पीछे लेते हुए बोला। इतने सालों से दूर थे, तब भी तुम्हारा मन नहीं भरा दूर रहकर? कल्कि मुझे पास आने दो, बरसों की दूरी मिटा लेने दो मुझे। कल्कि ये मस्कुलर बदन तुम्हारा तुमने मेरे लिए ही बचा कर रखा था, अब मुझसे दूर मत रहो। रीवा कल्कि के सीने पर हाथ रख कर बोली। रीवा की बातों से कल्कि के गाल सुर्ख लाल हो गए थे। उसके दिल की धड़कन बहुत फास्ट चलने लगी थी। रीवा के बदन की खुशबू उसे पागल लिए जा रही थी। तुम जानती नहीं रीवा, मेरे अंदर एक शैतान है। अगर वो जाग गया तो तुम जानती हो मुझे हमारे फासले खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। रीवा, प्लीज दूर रहो मुझसे, कल्कि अपनी आंखें बंद करके बोला। कल्कि की बंद आंखें देख रीवा बोली, नहीं दूर रह सकती मैं तुमसे, मुझे अपने नजदीक आने दो। जाने मन मेरे होंठों की ठंडक महसूस करो तुम। बोलकर रीवा अपने बैग से एक बोतल निकलती है। उसमें से जेल लेकर कल्कि की बॉडी पर लगाने लगती है। कल्कि की सांसें और बॉडी बहुत गर्म हो चुकी थी। कल्कि के हाथ की मुट्ठियां जकड़ जाती है। महसूस करो मेरे होंठों को कल्कि, क्या तुम्हारे दिल में कोई हलचल नहीं हो रही है? मेरी बेकरारी पर तुम्हारा ये दिल बहक नहीं रहा? रीवा अपनी हंसी दबाकर बोली। रीवा, प्लीज मत करो, दूर रहो मुझसे, मुझे मत बहकाओ। तुम सोच भी नहीं सकती, तुम खामोश अंगारे को ज्वालामुखी बना रही हो। रीवा, मान जाओ, कल्कि अपने दोनों हाथ डायल पर रखकर बोला। रीवा भी कहाँ कम थी। रीवा आज कल्कि को जी भर के सताने के मूड में थी। रीवा कल्कि के पैरों पर भी वही जेल लगती है। उस जेल से कल्कि को एक ठंडक का एहसास हो रहा था। ऊपर से रीवा के नर्म हाथ कल्कि को उसके होठों का टच दे रहे थे। रीवा कल्कि को अपनी तरफ पलट उसके सीने और गर्दन पर भी जेल लगती है। कल्कि की थमती सांसें रीवा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रीवा अपने हाथ जैसे ही कल्कि के गर्म चेहरे पर रखती है, कल्कि रीवा की कर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी मदहोशी भरी आंखें खोल अपने होंठ रीवा के होंठों पर रख देता है। रीवा को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रीवा कल्कि से दूर होने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती। कल्कि की पकड़ रीवा के होंठों और कमर पर बहुत ज्यादा मजबूत थी। रीवा अपने होंठ कल्कि से दूर करने की कोशिश करती है तो कल्कि रीवा के चेहरे को पकड़ रीवा को वाइल्ड किस करने लगता है। कल्कि के गले और गालों की मसल्स देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कल्कि की किस कितनी पावरफुल है। रीवा को कुछ समझ नहीं आता तो रीवा भी कल्कि को फोर्सफुली किस बैक करने लगती है। कल्कि का बच्चा हुआ कंट्रोल भी अब जवाब दे रहा था। रीवा कल्कि के होठों को स्मूच करती तो कभी कल्कि रीवा की टांग को शक करता। कल्कि के हाथ रीवा के बदन पर आ जाते हैं। रीवा खुद को पीछे करने लगी लेकिन कोई फायदा नहीं। रीवा जितना पीछे जाती कल्कि अपने बदन पर पकड़ और कस देता।
कल्कि अब तुम अपने कपड़े पहन लो, 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। कल्कि सो गए क्या? अब इतनी अच्छी भी मालिश नहीं की मैंने तुम्हारी, रीवा कल्कि को हिलाकर बोली। हिलाने से कल्कि होश में आता है और खुलकर रेवा को देखने लगता है। विवाह अपने हाथ में जेल की बोतल पड़े बस उसे ही बुरे जा रही थी। कल्कि अपने सिर पर हाथ मारकर मन में बोला, शीट ये तो अपना था। चैप्टर 16। हाँ चलो सैया जी धूम मचा दो। कल्कि अब तुम अपने कपड़े पहन लो, 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। कल्कि सो गए क्या? अब इतनी अच्छी भी मालिश नहीं की मैंने तुम्हारी, रीवा कल्कि को हिलाकर बोली। हिलाने से कल्कि होश में आता है और आंखें खोलकर रीवा को देखने लगता है। रीवा अपने हाथ में जेल की बोतल पकड़े बस उसे ही बुरे जा रही थी। कल्कि अपने सिर पर हाथ मारकर मन में बोला, शीट ये तो सपना था। अब आगे। रीवा बहुत प्यार से कल्कि के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ कल्कि, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारा चेहरा ऐसे पसीने से क्यों भीगे हुआ है? मैंने तो बस तुम्हारी बॉडी पर यह जेल लगाया था ताकि कोई भी तुम्हें छुए तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह चल 5 घंटे काम करेगा, 5 घंटे पूरे होने के बाद तुम मेरे पास फिर से वापस आ जाना। मैं तुम्हारी बॉडी पर यह लगा दूंगी और तुम सेफ रहोगे, तुम खुलकर सबसे मिल पाओगे, जो चाहे वह कर पाओगे। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, तुम्हें कम से कम लोगों से 1.5 हाथ की दूरी बनाकर बात करनी होगी ताकि उनके मुंह से निकला सलाइवा तुम्हारे मुंह में ना चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल्कि रीवा की बातों को इग्नोर कर रीवा को कसकर गले लगा लेता है। उसकी धड़कन बहुत फास्ट चल रही थी। रीवा कल्कि पर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, क्या हुआ, मेरे छूने से तुम्हारा सिस्टम हिल गया क्या? रीवा की बात सुन कल्कि एकदम से रीवा को छोड़ देता है तो रीवा को बहुत तेज हंसी आती है। कल्कि अपने सर को सहलाकर रीवा को देखने लगता है। रीवा कल्कि को वापस से गले लगाकर बोली, तुम बहुत प्यारे हो कल्कि, तुमसे किसी को प्यार कैसे ना हो, एक तो तुम जानलेवा हो, ऊपर से यह तुम्हारी क्यूट हरकतें। कल्कि के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। कल्कि रीवा को दूर करते हुए बोला, अब तुम्हें देर नहीं हो रही, हमें टाइम पर जाना है। तुम्हें याद तो है ना, अपनी बातें इतनी जल्दी कैसे भूल जाती हो तुम? तुम्हारे साथ तो मैं पूरी दुनिया भूल जाऊं, यह तो छोटी सी बात है। चलो बहुत देर हो गई है, बोलकर रीवा कल्कि का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है। कल्कि घर को लॉक कर बाइक स्टार्ट कर रीवा को बैठने का इशारा करता है। रीवा खुशी से उछलते हुए बोली, लाइफ में पहली बार बाइक पर पीछे बैठ रही हूं और मेरे ड्राइवर तुम हो कल्कि, इस बात की मुझे और भी ज्यादा खुशी है, वरना तो मन में हमेशा ही मैंने बाइक को धुएं की तरह उड़ाया है। आज अपने सैया जी के साथ बैठूंगी, उन्हें कस के पकड़ कर, हाय सब कुछ कितना क्यूट है। चले रीवा, कल्कि बाइक को रेस देकर कहा। हाँ चलो सैया जी धूम मचा दो, रीवा कल्कि को अपने दोनों हाथों से जकड़कर बोली। कल्कि अपना सिर हिलाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रोमिल सभी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। रीवा की एंट्री के साथ ही बैंड बाजे बजाना शुरू कर देना। आखिर मेरी बेटी फाइनली शादी कर रही है, जरा भी गलती की तो शहर से बाहर फिकवा दूंगा। रोमिल आदित्य जी को अपने बिजनेसमैन और रिलेटिव्स से मिलवा रहे थे। सभी आदित्य जी से मिलकर खुश थे। आदित्य जी एक कॉलेज प्रोफेसर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और टीचर्स की रिस्पेक्ट हर कोई करता है। रोमिल साथ में अपने दामाद की तारीफ करना नहीं भूलते। वो सबको बता रहे थे उनका दामाद 5 सालों से ऑल इंडिया टॉपर है और उन्हें दामाद नहीं बेटा मिल रहा है। आदित्य रोमिल की खुशी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनके अंदर जो अमीरी गरीबी का डर था वो अब खत्म हो चुका था। आदित्य रोमिल को कसकर गले लगाकर बोले, रोमिल आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ मेरे दोस्त कहो ना, क्या बताना है? रोमिल खुश होकर बोले। यहाँ नहीं, यहाँ बहुत से लोग हैं। क्या हम ऐसी जगह चल सकते हैं जहाँ हम दोनों हो, हमारे अलावा कोई और नहीं? आदित्य जी थोड़ा झिझक कर बोले। रोमिल आदित्य की बात समझकर उन्हें अपने कमरे में ले जाते हैं। वो जगह सबसे सेफ थी।
वहीं आध्या अपनी दोस्त प्रतिज्ञा के पास बैठी हुई थी। उनके साथ रुद्र भी बैठा हुआ था। पारू, ये मेरे दामाद के बड़े भाई है। अगर मेरी एक और बेटी होती तो मैं रुद्र की शादी उससे ही करवाती। मेरी रेवा को बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। मुझे रुद्र भी बहुत पसंद आया। अगर इसके लिए तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। आध्या रुद्र के बालों में हाथ फेरकर बोली। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपना करियर बनाना है। जॉब लगने के बाद ही मैं शादी करूंगा, रुद्र शर्माते हुए बोला। प्रतिज्ञा की नज़र बच्चों के पीछे दौड़ती हुई रैबिट के ऊपर पड़ जाती है। प्रतिज्ञा अपने मन में बोली, अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल उस लड़की जैसी दिखती। मैं आध्या की बेटी को अपनी बहू न बना सकी तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी आध्या को दे देती। लेकिन दोनों ही सूरत में मैं कुछ नहीं कर सकती। ना तो मेरे पास बेटा है और न ही बेटी। मेरे दोनों ही बच्चे मुझसे दूर हो गए। पारू, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। तू एक बार और कोशिश कर, क्या पता इस बार भगवान तेरी गोद भर दे। आध्या प्रतिज्ञा के हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली। इस उम्र में यह सब ठीक नहीं लगता। मुझे पता नहीं अब मैं कंसीव कर पाऊंगी या नहीं, प्रतिज्ञा ने उदास होकर कहा। आध्या प्रतिज्ञा की नजदीक जाकर उसके कान में बोली, मैं तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ। रीवा की शादी के बाद हम एक और बच्चा प्लान कर रहे हैं। अगर तू भी प्लान करेगी तो हम अपने होने वाले बच्चों की शादी करवा देंगे। आध्या की बात सुनकर प्रतिज्ञा जोर से हंस देती है और आध्या के गालों को खींचते हुए बोली, तू कभी नहीं सुधरेगी। तेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आध्या कुछ सोचकर बोली, इस बार हम अपनी प्रेगनेंसी इंडिया में ना करके बाहर करेंगे। क्या बोलती है? किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम दोबारा मां बनकर इंडिया वापस आ जाएंगे। और ये बात तेरे और मेरे बीच ही रहेगी, समझी? ओके, इट्स अ सीक्रेट, प्रतिज्ञा ने कहा। एक तगड़ी औरत तेज आवाज में बोली, रोमिल, आध्या, कहाँ हो तुम दोनों और कहाँ है तुम्हारी बेटी रीवा? वह अब तक आई क्यों नहीं? 10 बजने को आए। ना तुम्हारी बेटी का पता है ना दामाद का। इस बार भी तुम हमें उल्लू तो नहीं बना रहे? बेकार में हमारा टाइम खराब करने हमें यहाँ बुला लिया। यह थी विचित्रा, उम्र 45 साल, रोमिल की बड़ी बहन। दिखने में सुंदर और हरी भरी, लेकिन स्वभाव से उतनी ही ज्यादा बेकार, चिड़चिड़ी, हर काम में अपने नाक और टांग दोनों घुसने वाली। कुछ भी उनके हिसाब से ना हो तो यह धरती हिला देती है, आसमान फाड़ देती है, लेकिन अपनी बात मनवा कर रहती है। आध्या और रोमिल अपने एक पैर पर विचित्रा के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ दीदी, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? अभी 10 बजने में टाइम है और रीवा अपने टाइम की बहुत पक्की है। वो देखना 10 बजे यहाँ पहुंच जाएगी, रोमिल ने कहा तो आध्या ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। विचित्रा के चिल्लाने पर कुछ लोगों का ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें से एक अश्वथ भी था। वो अपना पूरा फोकस उन लोगों की बातों पर लगा देता है। हाँ, वह तो मुझे पता है, वह अपने टाइम की बहुत पक्की है। क्या वह अपनी बातों की भी पक्की निकलेगी? यह इस बार भी वह हमें उल्लू बनाकर सांप सूंघा देगी, विचित्रा ने कहा। अरे दीदी, गुस्सा क्यों कर रही हो? 10 बजने में बस कुछ ही देर बाकी है। तब तक आप चुप रहिए ना। देखिए यहाँ कितने सारे गेस्ट हैं। आप अपना और हमारा तमाशा बना रही है। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, बस कुछ देर और इंतजार कर लीजिए, रोमिल अपने हाथ जोड़कर बोले। ठीक है, मैं तमाशा नहीं कर रही हूँ। मुझे बस इतना बता दे, अगर वह अपने पति के साथ नहीं आई तो तू क्या करेगा? हर बार की तरह हमारा सिर फिर से नीचा तो नहीं करवाएगा ना? विचित्रा ने कहा। इस बार पक्का रीवा अपने हस्बैंड के साथ आएगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ खड़े किसी भी लड़के से उसकी शादी करवा दूंगा और उसे इस बार यह शादी करनी ही होगी। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, रोमिल ने कहा। रोमिल की बात सुनकर वहां खड़े सभी बिजनेसमैन और उनके जवान बेटों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि रीवा रोमिल इकलौती लड़की थी और पूरे बिजनेस एम्पायर की मालकिन। अश्वथ अपनी आंखों में चमक लेकर बोला, तो तुम तैयार हो जाओ मुझसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी इस बार भी अपने पति बिना के आएगी। अश्वथ ने इतना ही कहा था कि जोर शोर से बैंड बाजों की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर रोमिल के चेहरे पर चमक आ जाती है। रोमिल खुश होकर बोले, आध्या, हमारा राक्षस आ गया। आरती की थाली लेकर आओ।